हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप आईएएस एकेडमी। आज का जो आर्टिकल है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फाइनेंस कमीशन। सो दिस आर्टिकल इज completely based upon the state finance commission, but before explaining the state finance commission, first of all I would like to say something about the normal finance commission, or rather I will say union finance commission. So the basic objective of finance commission is to divide the taxes between the center and states. The basic objective of union finance commission is to divide the taxes between the center and states. On the similar pattern, they have included the article 243I and 243Y. It came under the amendment of 73rd amendment and 74th amendment. As far as 73rd and 74th amendment is concerned, we have already discussed about it in local government. Panchayat was established under the 73rd amendment act, whereas municipality was established under the 74th amendment act. So in 73rd and 74th amendment act, two more article was introduced. One was 243I and second one is 243Y. According to article, before explaining this article, I will say something about the state finance commission. See, as I told you earlier, that finance commission is a body which divides the taxes between the center and state. On the similar pattern, state finance commission is the body which divides the taxes between the state government and the local government. बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से यूनियन फाइनेंस कमीशन टैक्स को डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वेरियस स्टेट्स के बीच में, इसी तर्ज पे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हमारा आता है और उसमें आर्टिकल 243I को इंक्लूड किया जाता है एंड 243Y को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन 243I और 243Y को इंक्लूड करने से पहले हम ये समझ लें कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जिस तरीके से यूनियन फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के टैक्सेस को डिवाइड करता है, डिवीजन वाला काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे कहें, उसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन भी लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी बात करता है। अब इस आर्टिकल को समझते हैं 243I एंड 243Y। 243I क्या बोलता है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द गवर्नर ऑफ द स्टेट विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू divide the taxes, and governor of the state will have to create the state finance commission, and that state finance commission will be responsible to divide the taxes between the state and local government. सीधी सी बात है कि गवर्नर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाए और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। इसके साथ साथ 243Y की बात यदि की जाए तो 243Y will be, as per this article, it will see the monetary functions of the municipality. 243Y क्या करेगा कि जो म्युनिसिपैलिटी है उसके फंक्शंस को, उसके मॉनेटरी फंक्शंस को ऑब्जर्व करेगा और ये भी क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि वहां पे रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो। बहुत सिंपल सी बात है, यदि दोनों चीजों को एक साथ हम मिला के चलें तो सिंपल सी बात ये है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट local government was also given the authority to impose the taxes, but this was not acceptable to the various states. स्टेट इस बात से एग्री नहीं किए और उन्होंने बोला कि हम फंक्शंस अलॉट कर देंगे लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन टैक्सेस उनको कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए। टैक्सेस जो है वो हम खुद कलेक्ट कर लेंगे और जो टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद उनको हम रेवेन्यू दे देंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट को नहीं मिलनी चाहिए। आप नीचे की लाइन देखिए, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग इग्नोर दिस प्रिंसिपल, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को नहीं रखा गया। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपोज द यूनियन गवर्नमेंट इनक्रोचमेंट इन देयर डोमेन, और यहां तक स्टेट ने बोल दिया कि यू आर डाइल्यूटिंग आवर ऑटोनॉमी, यू आर डाइल्यूटिंग आवर पावर, और यू आर इंटरवीनिंग इन द स्टेट लिस्ट और स्टेट रूल। इसका मतलब यह हुआ कि आप हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, हुआ यही। और एक और छोटा सा न्यूज मैं शेयर करना चाहता हूं दोस्तों आपके साथ कि दिस 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इन द ईयर
1993 and it was proposed in 73rd and 74th Constitutional Amendment Act that after each 5 years the State Finance Commission will be established। और आज तक नियम से यदि 30 साल के आसपास हो गया है, 1993 से लेकर अभी तक की बात करें तो 30 साल 30 इयर्स के आसपास हो गया, 5 या 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन बन जाना चाहिए। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास सेकंड या फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ही बना है। मात्र 15 ऐसे स्टेट्स हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, 15 स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटेड देयर फिफ्थ और सिक्स्थ एसएफसी। एसएफसी स्टैंड्स फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन एज ऑफ 2019 एंड 20। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, अभी 28 स्टेट्स हैं, मात्र 15 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें फिफ्थ या सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन बना हुआ है। इसके साथ साथ इस पे हमेशा कुछ ना कुछ यूनियन गवर्नमेंट स्टेप लेती है एंड द सेम स्टेप वॉज टेकन इन द 14th यूनियन फाइनेंस कमीशन in which it has very categorically stated that state finance commission should be established and it must work very efficiently so that we can improve the life of the downtrodden people। इसका मतलब कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका गठन जितना जल्दी से जल्दी हो सके सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए ताकि हम लोकल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दे सकें, ऑटोनॉमी दे सकें और इससे जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनकी भी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ये 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी। 15 फाइनेंस कमीशन वेंट वन स्टेप फर्दर, एक स्टेप और आगे चला गया और उसने यहाँ तक कह दिया कि ये इतना ग्रांट जो दिख रहा है 4,36,361 करोड़, ये तभी हम देंगे जब कोई स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश कर लेगा अपने यहाँ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 4,36,361 करोड़ का रकम उन्होंने रोक लिया है और उन्होंने बोला है कि जिस स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा और स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को लोग फॉलो करेंगे तभी जाके ग्रांट हम रिलीज करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि आफ्टर मार्च 2024 they are not going to release even any sum of money to the particular state if they are not forming the स्टेट फाइनेंस कमीशन। यदि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाएंगे तो उनको कोई भी रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है और इससे हो सकता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बन भी जाए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस की यदि हम इस पे आएंगे बाद में, चैलेंजेस की बात करें तो सिंपल सी बात है कि यूनियन फाइनेंस कमीशन में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग रहते हैं वहाँ पे। जैसे एनके सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के जानकार माने जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जब यूनियन फाइनेंस कमीशन आप बनाते हो तो उसमें जो मेंबर्स को लेते हो वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। बट स्टेट फाइनेंस कमीशन को जब आप बनाते हैं तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होती है और इस वजह से ये इतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाता है जितना यूनियन फाइनेंस कमीशन करता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस है स्टेट में। और क्यों चैलेंजेस है? क्योंकि स्टेट में जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंडीशन है। कहीं पे पंचायत बहुत ज़्यादा है, कहीं पे म्यूनिसिपालिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत हैफाजात मैनर में है। इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसलिए ज़्यादा इमिनेंट, ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को हमको रिक्रूट करने की, अपॉइंट करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हम यूनियन फाइनेंस कमीशन में करते हैं, लेकिन अभी तक ये कर नहीं रहे हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा कि कर्नाटका लोकल गवर्नमेंट पे दिया है 6,191 रुपीज पर कैपिटा। वहीं पे उड़ीसा दिया है 147 रुपीज ओनली पर कैपिटा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टेट्स। Whereas Karnataka has given 6,191 rupees per capita for the development of the local government. The Orissa government has only given 147 rupees per capita. So there is a wide difference between both the amount. तो कहने का मतलब ये है कि यदि इन्होंने ये स्टेट फाइनेंस कमीशन लगा भी दिया तब भी अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि ये इसको कौन देखेगा कि इससे कितना बेनिफिट हो रहा है और इससे कितना नुकसान हो रहा है। इन्होंने ये अपने रिपोर्ट्स भी नहीं भेजते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, रिपोर्ट भी नहीं पहुंचती है पार्लियामेंट के पास। तो इसके अपने कंसर्न्स हैं। अब इसमें सजेस्टिव अप्रोच की यदि बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो सिंपल सी बात है कि जब यूनियन फाइनेंस कमीशन कुछ लेके आती है तो सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी बात मनवाने के लिए यूनियन के पास चले जाते हैं और यूनियन को मानना पड़ता है बाय हुक और क्रूक। The similar thing can be done with the local level government also.
Suppose that the local level government will get organized and then they will insist the state finance commission or state government to release the fund as soon as possible, तो हो सकता है कि इनकी भी कंडीशन ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब एक सजेस्टिव अप्रोच ये है कि इनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा हैफाजात मैनर में, जो है जिस तरीके से सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर एक साथ लग जाते हैं और सेंटर को जाके बात करते हैं और सेंटर को मानना पड़ता है। इसी तरीके से सारे लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो एक साथ ऑर्गेनाइज होकर स्टेट को फोर्स करे और स्टेट को बोले कि ऐसा करिए, तो डेफिनेटली स्टेट को करना पड़ेगा। तो एक तो यहां से भी ये कहानी बन सकती है, चीजें ठीक ठाक हो सकती हैं। दूसरी चीज कि जो सिविल सोसाइटी है, जैसे जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्क्रूटिनाइज करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से, और जो भी इसके रिकमेंडेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपर्ली, उसको भी देखने की जरूरत है। यदि सिविल सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो यकीन मानिए कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। तीसरा भी बहुत दिलचस्प सजेस्टिव अप्रोच है कि हमको भी कुछ रिसर्च करने की जरूरत है कि इफ कर्नाटका हैज स्पेंट 6,191 rupees per capita, then we must analyze that what are the various positives which is happening in the local government, because Karnataka has spent 6,191 rupees. And suppose that if Karnataka has spent this much amount, then there must be some positive changes in the local government. So we should try to analyze that positivity and we should try to relate it with the other states. On the other hand, Orissa has spent only 147 rupees per capita. Then we should also try to do a little bit research on Orissa government also, that after spending 147 rupees only, how it has impacted the local government. And definitely if we will be taking a closer look, then we will come to know that there might be some negativity, because Karnataka is spending very less amount of money. तो इसमें नेगेटिविटी क्या है, उस नेगेटिविटी को हमने ले लिया, इसकी पॉजिटिविटी क्या है उसको ले लिया, और बीच का एक रास्ता हमने निकाल लिया कि चलो ठीक है, कर्नाटका ने इतना स्पेंड किया, इसका मतलब कि इससे हो सकता है लोकल गवर्नमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है, तो हम इसी के तर्ज पे स्टार्ट कर सकते हैं। और उड़ीसा ने मात्र 147 रुपीज स्पेंड किया, तो इससे जितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट में, जितनी ऑटोनॉमी आनी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट को, उतना नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इसको बढ़ाया जाने की जरूरत है। तो यही 3 सजेस्टिव अप्रोच हैं। आज का आर्टिकल इतना ही था दोस्तों। आप कमेंट करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि फाइनेंस कमीशन से आप क्या समझते हैं, यूनियन फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंस है, और आपके हिसाब से स्टेट फाइनेंस कमीशन पे आर्टिकल है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को और अच्छा करने के लिए और लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा इंपावर करने के लिए क्या सजेस्टिव अप्रोचेज हो सकते हैं। प्रीवियस कमेंट के लिए सबको थैंक यू, और आपके नए कमेंट का हमको इस वीडियो में वेट रहेगा। थैंक यू सो मच।